हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। आप सभी का स्वागत है द मिशन टीचर में बच्चों। तो स्टूडेंट, कल हम लोग क्लास अपनी नहीं कर पाए, क्लास नंबर 5 जो हमारी हुई थी। ठीक है बच्चों, क्लास नंबर जो 5 हम लोगों ने की थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए मैं क्लास ले नहीं पाया था। तो आज आपको ये कंप्लीट क्लास मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने 4 नंबर क्लास में देख लिया था और 2-3 क्वेश्चन ये देख पाए थे और उसमें टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोगों ने एक चीज़ मुझे अभी तक बताया नहीं, कुछ लोगों ने बताया है। देखिए, एक क्लास आपकी एमसीक्यू चलेगी, एमसीक्यू वाली, सॉरी, देखिए एक क्लास हम लोग चलाएंगे एमसीक्यू जिसमें प्रॉपर एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी 100% प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, बार बार, और उसमें रिपीट भी करेंगे हम बार बार, तो जिससे कि रिपीट करने से फ़ायदा आपका ही होगा कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे 100%। और एक क्लास में ऐसे चलाऊंगा जो टॉपिक वाइज रहेगी। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज़ को, टॉपिक वाइज चलाऊंगा। उसमें क्या रहेगा, टॉपिक वाइज ही आपके सारे एमसीक्यू को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपके टॉपिक की जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार आते हैं एग्जाम में, वो टॉपिक आपके सारे कंप्लीट अच्छे से हो जाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो जिससे कि दोनों डाउट आपको क्लियर होते रहेगा और इधर एक तरफ आपकी एमसीक्यू क्लास चलती रहेगी और एक तरफ आपकी टॉपिक वाइज क्लास विद एमसीक्यू चलेगी। ठीक है, तो दो तरह की क्लासेस हम लोग चलाएंगे। तो आप लोग इसके लिए रेडी हैं या नहीं, ये बात हमें बता दीजिए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हाँ ऐसी क्लास ले लीजिए। आप यस यस करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, यस क्लास ले सकते हैं, दोनों क्लास चाहिए हमें। ठीक है, तो आप बता दीजिए हमें। तो दोनों ही क्लासें आपकी सभी सब्जेक्ट की मिलेंगी प्रॉपर। ठीक है, तो अभी तक 3-4 दिन से मैं थोड़ा बिजी भी था, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा था, कई क्लासेस थी। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी डेली पर डे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि 2-3 क्लासेस एक दिन में ही दूँ, कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा ना मैं उतना जल्दी पूरा प्रयास करूँगा कि आपके कोर्स को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, देखिए आपके जो एग्ज़ाम हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आगरा वालों के अभी तक हुए नहीं, तो 29 अप्रैल आपकी डेट है एग्ज़ाम की। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे 15 अप्रैल तक। ठीक है, 15 अप्रैल तक आपके सारा जो भी पांचों सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट को 15 अप्रैल तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। और पूरा प्रयास करूंगा कि इससे पहले अगर हो जाता है 10 तक समेटने की कोशिश करूंगा, अगर हो जाता है तो और अच्छी बात है। तो जितना हमें फिर बाद में टाइम मिलेगा उसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो नए मॉडल पेपर मार्केट में आए उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो वो उनसे भी सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा अच्छे से आपको अच्छे से तैयार करा देंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। ठीक, और क्लास आपको पसंद आ ही रही होगी। और अगर किसी को भी अगर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो हमसे आराम से कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं बच्चा। तो पहले सबसे पहले आप द मिशन टीचर नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, द मिशन टीचर। ठीक है, द मिशन टीचर नाम से टेलीग्राम चैनल है। व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो भी पीडीएफ है इन क्लासेस की बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। मैंने पिछली ईयर बोला था आपसे कि इस ईयर में आपसे कोई भी पैसा नहीं लूँगा। ठीक है, पिछली ईयर थोड़ा मेरे पास कंटेंट विद की प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको थोड़ा प्रोवाइड कराना पड़ रहा था। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी को मिलेगा सारा का सारा कंटेंट। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपका एक ही सपोर्ट चाहिए हमें, वो सपोर्ट आपका ये चाहिए। हम ज़्यादा कुछ आपसे नहीं मांग रहे, बस कि आप हमारे चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अदर बच्चों से भी, अपने स्टूडेंट से शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक है, यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी से। और वीडियो को लाइक जरूर कराना और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी और कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी आप लोग बताएंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, जैसी भी क्लास आपको अच्छी लगती है तो अच्छी बताइए, ख़राब लगती है तो ख़राब भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिससे हमें आप बताएंगे तो उससे हमें और अच्छी चीज़ें पता चलेंगी और अच्छा, उतना ही अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो द मिशन टीचर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करना द मिशन टीचर, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा।
उसको आप आराम से ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको पीडीएफ सभी क्लासेस की प्रोवाइड हो जाएगी। देखिए पीडीएफ में अभी आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं किसी को नहीं करा रहा हूँ। 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद, सॉरी 1 अप्रैल के बाद सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले टेलीग्राम को और ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। ज्वाइन करके रखिएगा, आपको सारा पीडीएफ आपको मिलेगा 1 अप्रैल के बाद, ठीक है। अभी मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है अभी 1-2 डाल दूँ, लेकिन कंप्लीटली आपको 1 अप्रैल के बाद प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग अब अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो पिछली क्लास में कराया था। तो पिछली क्लास के क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है आपके फ्रोवेल का, ठीक है, फ्रोवेल, फ्रोवेल का ये कथन है बच्चों, ठीक है। क्योंकि फ्रोवेल ने सबसे ज़्यादा अनुभव और संपूर्ण ज्ञान के बारे में ज़्यादा चर्चा की है, ठीक है। अनुभव और संपूर्ण ज्ञान के बारे में ज़्यादा चर्चा की है, ठीक है। देखिए पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, उसको आप इग्नोर करना, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका आंसर फ्रोवेल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ज्ञान का स्रोत है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, ज्ञान का स्रोत होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों ही होते हैं। प्राथमिक हमारी फैमिली होती है, ठीक है, और द्वितीयक जो सेकेंडरी होते हैं वो हमारा स्कूल होता है, ठीक है, यानी कि हमारे टीचर्स बोल सकते हैं या फिर स्कूल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, दोनों। द सोर्स ऑफ नॉलेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ होते हैं, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही होते हैं, प्राइमरी भी होता है प्लस सेकेंडरी, दोनों ही सोर्स ऑफ नॉलेज है बच्चों, ठीक है, नॉलेज है, ठीक है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी। स्कूल, स्कूल में नानी, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसकी, ठीक है। ट्रिक है स्कूल में नानी अर्थात यूनानी, यूनानी शब्द से आपकी स्कूल वर्ड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। यूनानी शब्द से, यहाँ पे ट्रिक याद रखिए, स्कूल में नानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालय का कार्य है, आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास करना, बिल्कुल विद्यालय का कार्य होता है शारीरिक विकास करना। दूसरा बौद्धिक विकास करना, तीसरा चारित्रिक विकास करना। ये सभी काम विद्यालय में किए जाते हैं, ठीक है। बच्चों पर ध्यान दिया जाता है कि शारीरिक विकास भी बच्चे का होना चाहिए। इसी के लिए आपने स्कूल में देखा होगा एक शारीरिक शिक्षा का, आपका फिजिकल एजुकेशन का एक पीरियड भी रहता है और सब्जेक्ट भी रहता है, ठीक, उसके बारे में बताया जाता है। और कुछ खेल आपसे खेलों में पार्टिसिपेट कराया जाता है स्कूल में, ठीक है। बौद्धिक रूप से विकास, इस पर चर्चा की जाती है और इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तीसरा है चारित्रिक विकास, तो इन तीनों पर ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी बच्चों, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं बच्चों?
तो जो व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होता है उसको हम बोलते हैं अभिवृद्धि। ठीक है बच्चों, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि विकास का अर्थ ही होता है, जो विकास होता है स्वाभाविक विकास का मतलब होता है कि इनक्रीज होना। ठीक है, इनक्रीज होना। ठीक है, तो स्वाभाविक विकास, विकास का मतलब ही है इनकी विकास। देखिए कभी किसी भी चीज़ का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो चीज़ बढ़ेगी ना कि घटेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी एक पौधा है, ये कोई पौधा है इतना छोटा है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पौधा है इतना छोटा है। अब आप इसके बारे में बोलते हैं कि इसकी वृद्धि हो रही है, यानी इसका विकास हो रहा है। आपने बोला इस पौधे का विकास हो रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे जब पौधे, जो ये पौधा है वो बड़ा हो जाए। अब विकास की कंडीशन में ये बड़ा ही तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये पौधा इतना, ये इतना था और इतना हो जाए छोटा, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो विकास का अर्थ ही है इंक्रीजमेंट होना। ठीक है, इंक्रीजमेंट होना किसी चीज़ में, इसीलिए हम उसको हम बोलते हैं अभिवृद्धि। तो विकास जो भी होता है स्वाभाविक विकास होता है, यानी कि नेचुरल डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है। इसलिए आपका अभिवृद्धि यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन होगा नहीं, विकास होगा नहीं, तो ये दोनों गलत होंगे। तो यहाँ पर यही सही होगा, ए ऑप्शन अभिवृद्धि। ठीक है बच्चों, समझ में अच्छे से आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। देखिए क्वेश्चन आपको सब सारे याद होते आ रहे होंगे इसी क्लास में। मुझे नहीं लगता कि आप इन क्वेश्चन को दोबारा अगर जब करेंगे तो आपको याद नहीं आएंगे, बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए हमारी जो वीडियोज़ है ना, कुछ बच्चे अभी डाउट में हैं कि वीडियो कम क्लास नहीं करा रहे। तो देखिए कुछ वीडियो में लाइव सेक्शन में लेता हूँ, हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा लाइव सेक्शन, और एक होता है वीडियो का सेक्शन। तो लाइव में भी क्लासेस चलती है और वीडियो में भी मैं क्लासेस डालता हूँ। ठीक है, तो दोनों जगह आप चेक कर लिया करो जाकर। वैसे जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता होगा कि क्लास आ चुकी है। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाल देता हूँ, तो इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्रिप्शन आपका मिल सकता है हमें, तो वो हमें ज़रूर दीजिएगा। बाकी अदर अपने दोस्तों के द्वारा आप जितना हमें सहयोग कर सकते हो उतना सहयोग कर दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए आपसे और कुछ ज़्यादा सहयोग हमें नहीं चाहिए, बस आपसे यही सहयोग चाहिए कि आप हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम आपका पूरा तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ मैंने पिछली ईयर आपको बोल दिया था कि इस साल नेक्स्ट ईयर में कोई भी आपसे पेमेंट नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। यानी कि मान लो आप एक टीचर हैं, ठीक है, और आप खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, अपने विद्यालय में खाली बैठे हुए हैं आप, तो आप अपने समय को, जो आपका टाइम है, उसको कैसे व्यतीत करेंगे यह बताइए। तो आपके मन में कैले वैले के विचार क्या आएंगे। तो पहला विचार आएगा आपके कि हम लोग गपशप करने में इस टाइम को लगा देंगे। दूसरा विचार आएगा आराम करने में। तीसरा आएगा कोई रचनात्मक कार्य करने में। चौथा आएगा सड़कों पर घूमने में। तो देखिए पहला तो हुआ गपशप। गपशप करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, स्टूडेंट का तो इसमें कोई भला होना नहीं है, ये पहले गलत हो गया। दूसरा आराम करने में, आप स्कूल में गए हैं, टीचर हैं, तो आराम करने के लिए थोड़ी गए, आप तो टीचिंग कराने के लिए गए हैं ना। टीचर ही आपको इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आप पढ़ाएंगे बच्चों को, ये भी गलत हो गया। चौथा है हमारा सड़कों पर घूमने थोड़ी जाएंगे, आपका कोई आवारा थोड़ी है जो सड़कों पर घूमे। आप एक शिक्षक हैं, अगर आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी उसी अनुशासन में रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं आप अपने शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक जब अच्छी तरह से रहेगा या अच्छी तरह से व्यवहार करेगा, उसी अनुसार बच्चे भी आगे डेवलप
होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन होगा सी। कोई रचनात्मक कार्य करेंगे, और जब कोई रचनात्मक कार्य करेंगे आप, तो बच्चों का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। टीचर का उद्देश्य ही होता है जिसमें बच्चों का फायदा होना चाहिए, टीचर को अपने से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों की सेवा ही सर्वोपरि सेवा है एक शिक्षक के लिए। ठीक, कैसे भी उनके बच्चों का विकास हो सके, बच्चे होशियार हों, बच्चे अच्छा सीखें। ठीक है, उनके पढ़ाई हर एक चीज़ को वो सीखें, ग्रहण करें, जिससे कि आगे भविष्य में चलकर उनका जीवन अच्छा बने होए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, कोई रचनात्मक कार्य करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव दिया था, किसने दिया? अब आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग और राधाकृष्णन आयोग। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग आपका बना था 1964 से 66 में। ठीक है, और आपका जो दूसरा है मुदालियर आयोग, इसका जो निर्माण हुआ है 1953 में। ये डेट याद रखिए, यही डेट पूछी जाती है कि बताइए कोठारी आयोग कब बना था या फिर मुदालियर आयोग कब बना था। तो 1964 और 66 में कोठारी आयोग बना है, 1953 में मुदालियर, और 1948 में आपका राधाकृष्णन। ठीक है, कोठारी आयोग 1964 से 66 में। ठीक है, ये तीनों याद कर लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन कोई भी बन सकते हैं, तीनों में से एक आपको पेपर में देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव कौन से आयोग ने दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कोठारी आयोग। ठीक है बच्चों, कोठारी जो कमीशन है, इसने कोठारी कमीशन ने 10+2+3 का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आपको आ ही रहा होगा सारा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, किसने की है, कौन से आयोग ने की है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब इन तीनों आयोग को हमने इनके बारे में आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुसंधा की आपके कोठारी आयोग ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोठारी आयोग, कोठारी। ठीक है बच्चों, कोठारी आयोग ने। ठीक, कोठारी आयोग ने इसके बारे में बताया है। ठीक है, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की जो अनुशंसा की है, वो रिकमेंड जिसने किया है वो है कोठारी आयोग बच्चों। ठीक, ए ऑप्शन सही होगा 18 का आंसर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। समस्या समाधान विधि के जनक हैं। आपके ऑप्शन है ए सुकरात तथा सेंट थॉमस, या फिर जॉन ड्यूबी, या फिर किलपैट्रिक, या फिर टॉमस एम रिस्क, यानी कि द फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कौन है? तो यहाँ पर भी एक टेक्निक है, ट्रिक बोल सकते हैं इसको, ट्रिक याद करने की। सुकरात यानी कि समस्या समाधान विधि के बारे में सुकरात इसी से रिलेटेड है। सुकरात जो हैं वो समस्या समाधान विधि से रिलेटेड है। ठीक है, समस्या समाधान विधि से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ट्रिक है आपकी, सुकरात
सेंट पर था। ठीक है, अब देखिए सुकरात तो हो ही जाएगा, सेंट पर था मतलब सेंट और था से थॉमस, सेंट थॉमस। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई, सुकरात सेंट पर था। तो समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात, और इसके साथ में सेंट पर था, तो सेंट थॉमस और हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सुकरात और सेंट थॉमस बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, यानी कि द फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सुकरात एंड सेंट थॉमस। ठीक है, 19 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। मेले तमाशे शिक्षण के हैं, तो उन्होंने ये साधन दे रखे हैं कुछ। अब आपको इन साधनों में बताना है कि मेले और तमाशे शिक्षण के कौन से साधन हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए बी आंसर सही होगा, सामुदायिक। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स, यानी कि फेयर एंड शोज आर फॉर एजुकेशन। तो देखिए जो मेले तमाशे, जैसे आपने सुना होगा पुराने ज़माने में तमाशे टाइप के हुआ कर सकते होते थे कुछ, तो इसमें क्या होता था कि बहुत से लोगों का ये ग्रुप होता था, जो अलग अलग लोगों सॉरी लोगों बहुत से लोगों का ये ग्रुप होता था, ग्रुप जो कई प्रकार के नाटक टाइप के किया करता था। अब हम लोग वो नाटक टाइप के होते हैं ना, उसी प्रकार से तमाशे हुआ करते थे। तो 8-10 लोगों का, जैसे 8 या 10 लोगों का एक ग्रुप होता था, जो कोई भी हंसी मजाक के एंटरटेनिंग तमाशे टाइप के किया कर सकता का प्रदर्शन किया करता था। ठीक है, एंटरटेनिंग प्रदर्शन करते थे, तो उसी को हम बोलते हैं तमाशे। और मेले आपको पता ही है, जैसे कि आपके शहरों में मेला लगता होगा, जिसको हम नुमाइश भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो सामुदायिक साधन होता है ये। इसमें क्या होता है कि सामुदायिक रूप से लोग इसका इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दृश्य साधन होगा नहीं, श्रव्य होगा नहीं, और व्यक्तिगत साधन होगा नहीं, सामुदायिक रूप से होता है तो सामुदायिक ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? आपके ऑप्शन है विद्यार्थी और शिक्षण और पाठ्यक्रम और उपयुक्त सभी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के भाग जो होते हैं वो शिक्षार्थी भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं या शिक्षण भी होते हैं, और पाठ्यक्रम भी होता है। ठीक है, स्टूडेंट टीचिंग एंड करिकुलम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कक्षा का नेता कौन होता है? ये भी आपको पता ही होगा लगभग। कक्षा का जो नेता होता है वो होता है कक्षा अध्यापक। अब देखिए यहाँ पर देखिए कंफ्यूजिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, मॉनिटर भी ऑप्शन दे रखा है, तो बहुत से बच्चे मॉनिटर को भी ऑप्शन लगा सकते हैं, मॉनिटर नहीं होगा। ठीक है, कक्षा अध्यापक होगा, जो आपका क्लास टीचर जिसको बोलते हैं। क्लास टीचर आपकी क्लास का नेता होता है, जो क्लास को देखता है और हैंडल करता है। ठीक है, मॉनिटर तो एक सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करता है ओनली, बस जैसे क्लास टीचर नहीं है उस टाइम पे वो क्लास को हैंडल करता है केवल, तो उसको हम क्लास का नेता नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे शिक्षक आप जब आप क्लास में नहीं है उसके लिए बनाया जाता है मॉनिटर। विषय अध्यापक होगा नहीं, प्रधान अध्यापक को हम स्कूल का नेता बोल सकते हैं। ठीक है, स्कूल का नेता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन सही होगा, कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर, यानी कि द क्लास लीडर इज क्लास टीचर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए?
निरंकुशतावादी, मुक्तात्मक या फिर प्रजातांत्रिक या फिर कल्पना की ओर कैसा होना चाहिए। तो यानी कि द बिहेवियर ऑफ द टीचर इन द क्लास शुड बी, ऑप्शन है आपके एब्सोल्यूट, लिबरेटिंग या फिर डेमोक्रेटिक और टूवार्ड्स इमेजिनेशन। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है यानी शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए क्लास में, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है आपका कि सबकी बात सुनने वाला, सबकी बात सुनने वाला और सबके लिए कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। ठीक है, सबके लिए कार्य करने वाला, सबकी सुनने वाला, उस ऐसा व्यवहार होना चाहिए एक शिक्षक का क्लास में, ना कि 2-3 बच्चों को पकड़ ले उन्हीं पर ध्यान दे रहा है, बाकी बच्चों से उसे कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए डेमोक्रेटिक यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, समझ में आपको आ रहे, अच्छे से आ रहा होगा सारा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, तो किस लिए दी जाती है। आपके ऑप्शन है गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु या फिर दृढ़ीकरण हेतु या फिर उपर्युक्त सभी के लिए। बच्चों और इंग्लिश में देखते हैं इसको, यानी कि अ क्वेश्चन पेपर इज गिवन एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक फॉर होमवर्क, फॉर रिपीटेशन या फिर फॉर स्ट्रेंथिंग, ऑल ऑफ दीज। देखिए अब यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, सभी आंसर होना चाहिए, यहाँ पर ऑल सही होंगे। क्यों, अब बताते हैं उसका कारण। पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्नमाला दी जाती है वो इसलिए दी जाती है गृह कार्य के लिए, तो होमवर्क तो होता ही है आपका, HW जिसको बोलते हैं हम लोग इन शॉर्ट में। पुनरावृत्ति यानी आपका रिवीजन हो सके अच्छे से, और रिवीजन जब अच्छा होगा तो आप मजबूत हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के बारे में, यानी उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, दृढ़ीकरण हेतु कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रेंथिंग यानी कि जो आपकी कंसंट्रेशन है या फिर आपका जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, आप एक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे किसी टॉपिक को लेकर के। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो होमवर्क के लिए भी होता है, रिपीटिशन के लिए भी होता है ये, और स्ट्रेंथिंग के लिए भी होता है, जो हमारे टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर दिया होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अध्यापक के लिए वांछित शिक्षा कौशल का विकास करने हेतु उपयोगी है, यानी कि यूजफुल फॉर डेवलपिंग डिजायर्ड टीचिंग स्किल ऑफ द टीचर। आपके ऑप्शन है सेल्फ स्टडी, सिमुलेशन और माइक्रो टीचिंग या फिर ऑब्जर्वेशन। हिंदी में ऑप्शन है आपके स्वाध्याय, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी, अनुकरण मतलब सिमुलेशन, और सूक्ष्म शिक्षण को बोलते हैं हम माइक्रो टीचिंग, और डी आपका है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है, यानी कि इनका कहना है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो टीचर है उसको हम कौन से शिक्षण से उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं कि वो अच्छी टीचिंग कराए बच्चों को।
टीचर का डेवलपमेंट हम कौन सी विधि से यानी कि करें इनमें से, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा? स्वाध्याय सेल्फ स्टडी होगा, अनुकरण होगा, या फिर सूक्ष्म शिक्षण होगा, या फिर अवलोकन होगा? तो हमारे सिलेबस के अनुसार आपने खूब पढ़ा होगा, माइक्रो टीचिंग के बारे में आपने बहुत देखा होगा, एक टॉपिक भी है इसके ऊपर, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग सबसे इफेक्टिव प्रोसेस होता है जो एक टीचर को अच्छे तरीके से डेवलप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सूक्ष्म शिक्षण या फिर माइक्रो टीचिंग। चलिए, माइक्रो टीचिंग का मतलब, ये माइक्रो जैसा वर्ड है, सूक्ष्म, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटी सी छोटी जो भी टीचर के अंदर जो भी गुण नहीं होते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं जो स्किल्स नहीं होती, उनको भी सुधार दिया जाता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। ठीक है, इसीलिए माइक्रो टीचिंग बहुत ज़रूरी होती है एक शिक्षक के लिए। चलिए, सी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। समझ में आपको आ ही रहा होगा, अच्छे से आ रहा है कि नहीं, आवाज़ पहुँच रही है बिल्कुल क्लियर? चलिए, क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, कैसा बनाता है? प्रभावी बनाता है, रोचक बनाता है, या फिर दोनों बनाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि इफेक्टिव या फिर इंटरेस्टिंग। यानी द यूज ऑफ ऑडियो और विजुअल मटेरियल मेक्स टीचिंग इफेक्टिव या फिर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर बोथ आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो ऑडियो ऑडियो और विजुअल जो मटेरियल होता है, वो जो शिक्षण होता है, टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव भी बनाता है, टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव भी बनाता है और इंटरेस्टिंग भी बनाता है। ठीक है, जब आपको स्लाइड्स स्क्रीन पे दिखती है ना, तो बच्चे और इंटरेस्ट उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उस टॉपिक के बारे में। जैसे कोई भी टॉपिक आपको जब आपको वो दिखाया जाएगा ना, तो दिखाना एक तरह से प्रैक्टिकली चीज़ें हो जाती हैं, तो आपके स्क्रीन पे आपके दिमाग की पे छपती चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, दोनों यानी कि बोथ। ठीक है बच्चों, चलिए, सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका। इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव दोनों हो जाता है, यानी प्रभावी और रोचक दोनों हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं, आपके ऑप्शन है श्रवण, बी मनन, सी निध्यासन, और डी उपर्युक्त सभी। यानी कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज: हियरिंग, कॉन्टेम्पलेशन, निधि विद्यासन, और ऑल ऑफ एबव। ठीक है, यानी कि मनन, श्रवण और निधि ध्यासन, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, यानी ज्ञान प्राप्त करने के तीनों ही पद, ये तीनों ही सही होंगे। श्रवण भी होता है, जब आप ज्ञान का सीधा सा मतलब है, जब आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, अगर उसको सही से सुनेंगे नहीं तो आप उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे। जब सुन ही नहीं रहे हो आप लोग, तो आप उसको सीखेंगे कहाँ से? मेन चीज़ तो ये है ना। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को सीख ही नहीं रहे, तो श्रवण मतलब सुनना बहुत ज़रूरी है। जब सुनोगे तभी उस चीज़ को सीखोगे। दूसरा, मनन करना, मनन और चिंतन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के बारे में जो सुन रहे हो, किसी टॉपिक के बारे में, तो उसके बारे में मनन का मतलब होता है सोचना या फिर थिंकिंग करना। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, तभी उस चीज़ को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा पाओगे। और निध्यासन, निधिध्यासन, ठीक है, निधिध्यासन का मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको जब आप सोने जाते हो ना, निधि ध्यान का मतलब है कि जब सोने जाते हो उससे पहले आप जो ध्यान करते हो, जैसे आपने पूरे दिन में क्या काम किया, उस चीज़ को अच्छे से आप रिवाइज करिए। तभी तो बोलते हैं ना, बहुत से आपने जो टॉपर्स होते हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर देखे होंगे, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको
शाम को जब आप सोने जा रहे हैं, सोते वक्त उसको ध्यान जरूर करिएगा, ठीक है, कि हमने यानी कि सोते समय आप लोग उस चीज़ को रिवाइज करिए कि हमने पूरे दिन में आज क्या क्या चीज़ों को किया, क्या क्या चीज़ों को पढ़ा। तो आपने देखा होगा जब कोई भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ते हो तो उसको शाम को जब आप रिवाइज करके सोते हो तो उसको बोलते हैं निधिध्यासन, यानी कि नींद के वक्त ध्यान करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाती है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही होंगे, उपर्युक्त सभी बच्चों, ठीक है। समझ में आपको आ गया हुआ है ये क्वेश्चन अच्छे से। अब देखिए ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जितने भी मैं आप क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आपको, ये आपको भूलने नहीं दूंगा मैं किसी हालत को, जब तक आपका एग्जाम होगा और आपके दिमाग में अच्छे से फीड होते जा रहे होंगे ये, ठीक है। इस चीज़ को आप महसूस कर रहे होंगे, इसीलिए कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, आराम से टाइम है और आराम से आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ में जहाँ भी ना आए अब तुरंत आप कमेंट करके, आप कोई भी डाउट हो तुरंत आप हमसे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कहीं भी जुड़ जाइए, वहाँ आप हमसे हर क्वेश्चन का जवाब पूछ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, आपके ऑप्शन है विधि, साधन, वातावरण या फिर उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आप विधि, सूचना के यानी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स लॉ, रिसोर्स या फिर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। विधि यानी कि जो सूचना, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम कोई भी सम्मिलित करते हैं तो उस टाइम पे विधि को भी ध्यान में रखा जाता है, नहीं कि लॉ जिसको बोला जाता है। साधन को भी ध्यान को, रिसोर्स, जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ग्रहण करनी है तो रिसोर्स होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, और इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण भी यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह का वातावरण भी हमें बनाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, विधि, साधन और वातावरण, सूचना को सम्मिलित करने के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमें लेती है तो लेनी होती है तो उसके लिए हमें एक विधि तैयार करनी होती है कि इस तरीके से हम इस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे, और साधन, फिर उसके साधन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस साधन से इस तरीके से हम यूज करेंगे, और वातावरण, उस तरह का वातावरण हमें बनाना पड़ेगा उस एरिया में, ठीक है। तब हम किसी भी सूचना को ले सकते हैं। जैसे कि सीबीआई आपने देखा होगा, सीबीआई जब कोई भी काम करती है, ये आपका एग्जाम्पल, इसको समझ लीजिए अच्छे से। सीबीआई जब कोई भी काम करती है तो क्या करते हैं, एक वो मेथड बनाती है यानी कि विधि बनाती है, और फिर उसका रिसोर्स जुटाती है कि उसे कैसे किसी के बारे में पता लगाना है। जैसे आपने सुना होगा सीबीआई जब काम करती है तो लोग सादा ड्रेस में सीबीआई ज़्यादा रहती है, और सादा ड्रेस में लोग किसी की जासूसी करते हैं, या फिर वो जैसे कोई भी ठेला लगा लिया उसके घर के पास, किसी के बारे में पता लगाना है, या किसी काम मैकेनिक वगैरह टाइप की बन के आ जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के वेश धारण कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिसोर्स, या फिर जैसे कि बहुत सारे लोगों को एकजुट करके और वो अलग अलग जगह पॉइंट पे लगा देते हैं, तो ये सारी ये रिसोर्स में ही आ जाते हैं, ठीक है। और चौथा होता है आपका वातावरण। वातावरण उसी तरह का फिर उनको एटमॉस्फियर उसी एरिया में बनाना पड़ता है, तब ये लोग सीबीआई पूरी अच्छे से जांच कर पाती है। तो विधि, साधन और वातावरण, इसी प्रकार टीचिंग में होता है सेम, ठीक है। जब कोई भी सूचना किसी टॉपिक के बारे में हमें सोचना चाहिए तो उसकी एक विधि हमें पता होनी चाहिए, उसका साधन होना चाहिए कि किस बुक से कहाँ से उस कंटेंट को उठाएंगे, और उसका वातावरण फिर हम छात्रों के बीच बनाएंगे और उनको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है चीज़ें। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए जे बेकर के अनुसार, बी डी वेल के अनुसार, सी एन वेल्किन के अनुसार, या फिर डी रोपली एवं टर्नर के अनुसार। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जी बेकर के अनुसार,
ठीक है, जी बेकर, ए ऑप्शन सही होगा आपका। यानी कि फैक्ट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो फैक्ट होते हैं, यानी कि किसी विषय से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं यानी तथ्य होते हैं, उसी को हम सूचना कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में हमें जो भी तथ्य मिलते हैं उसी को हम सूचना बोलते हैं कि इस टॉपिक के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन मिला। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। जी बेकर के अनुसार ये कैसे आपको याद होगा, तो इसकी एक ट्रिक है, आपको ये बता रहा हूँ मैं ट्रिक, कि विषय से संबंधित तथ्य, विषय से संबंधित संबंधित शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको समझ लेना आप, संबंधित तथ्य, विषय से संबंधित तथ्य बेकार है। ठीक है, ये एक ट्रिक है केवल, अब ये मैं समझ लेना कि मैं इसको ये बता रहा हूँ, ठीक है, बेकार है तो आप समझ लो कि विषय से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं वो बेकार नहीं, ये ट्रिक है ओनली, बस ट्रिक के हमने इसको यूज किया है। तो बेकार है, इसमें आ रहा बेकार है का मतलब है बेकर, जे बेकर हो जाएगा। ठीक है, जे बेकर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अब नहीं भूलोगे इसको, जे बेकर। ठीक है, विषय से संबंधित तथ्य क्या होते हैं, बेकार है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सूचना, यानी कि सूचना कहते हैं इसको, और इसका आंसर हो जाएगा जे बेकर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा, जे बेकर। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है। आपके ऑप्शन हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या फिर प्रयोजनवाद। यानी कि विच आइडियोलॉजी शुड चिल्ड्रन बी कंसिडर्ड एज द सेंटर पॉइंट ऑफ एजुकेशन। यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ एजुकेशन, कौन सी विचारधारा यानी कि जो आइडियोलॉजी है इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी सेंटर पॉइंट ऑफ एजुकेशन मानती है बालकों की शिक्षा को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपके सामने है चारों, जिसका सही आंसर होगा आपका प्रयोजनवाद, डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रयोजनवाद। ठीक है, अब मैं ये इसको लिख रहा हूँ तो आपके दिमाग पे ये चीज़ें लिखती चली जानी चाहिए, आप भूलोगे नहीं इन चीज़ों। प्रयोजनवाद। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयोजनवाद, यानी कि क्रियात्मक, जो कि जॉन डेवी ने इसके बारे में चर्चा की है। इसको हम क्रियात्मक विकास के बारे में किसने बात की है, तो जॉन डेवी, ये आपको पता ही होना, जॉन डेवी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्रियात्मक विकास के संस्थापक या फिर प्रयोजनवाद के संस्थापक कौन है, जॉन डेवी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था। चलिए, डी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। आपके ऑप्शन है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बी छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, या फिर सी प्रोत्साहन देना, और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका 31 का जो आंसर बनेगा उसको बाद में बताते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा चीज़ों को बताते हैं। पुरस्कार का महत्व क्या है। देखिए, तो पुरस्कार बच्चे को क्यों दिया जाता है, स्टूडेंट को पुरस्कार क्यों दिया जाता है, यानी कि अवार्ड क्यों देते हैं बच्चे को। सबसे पहली बात,
उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि उसने जो भी काम किया है वो बहुत अच्छा है, इससे प्रोत्साहित होकर वो और अच्छे काम करे। ठीक है, पहला तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो गया। दूसरी बात, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना। अब जब अवार्ड है तो उसके लालच में बच्चे थोड़ा डेली पढ़ने भी आएंगे। ठीक है, डेली पढ़ने भी आएंगे, ऐसा भी होता है, ये आपने बहुत देखा होगा। तो जब अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उन चीज़, और इससे क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास भी होता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास भी होती है, तीनों ही चीज़ों इससे इससे जुड़ी होती हैं। सर्वांगीण विकास भी होता है, तो प्रोत्साहन, पढ़ने भी नियमित आएगा और सर्वांगीण विकास भी होगा उसका। ठीक है, तो अवार्ड से ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। ठीक, तो अवार्ड रखने का मतलब ही यही होता है शिक्षा में कि बच्चे आकर्षित हों और पढ़ाई की ओर ध्यान दें और वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाते जाएं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 32। शिक्षा का अर्थ है, आपके ऑप्शन है ज्ञान, बी ग्रंथ, सी कोप और कर्म। यानी कि एजुकेशन मीन्स नॉलेज, ग्रंथ, एंगर एंड कर्म। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, शिक्षा का अर्थ होता है नॉलेज से। ठीक है, नॉलेज, कि आपको कितना ज्ञान है। शिक्षा का सीधा ही अर्थ है, जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन और नॉलेज दोनों एक ही बात है। ठीक है, शिक्षा का सीधा अर्थ होता है एजुकेशन से, यानी कि आपको कितना ज्ञान है। कर्म से नहीं होगा, कोप से भी नहीं होगा और ग्रंथ से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों। प्लूटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चों? आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास, चरित्र विकास, व्यक्तित्व विकास या फिर जीविकोपार्जन। ठीक है, तो प्लूटो के अनुसार, प्लूटो ने सबसे ज़्यादा अगर बात की है, किस पे की है? प्लूटो ने सबसे ज़्यादा पर्सनली बात की है कि जो स्टूडेंट हैं उनका पर्सनली डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास की। ठीक है, प्लूटो के अनुसार व्यक्तित्व विकास पर चर्चा की गई, यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर बात की गई है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर बात, ठीक है बच्चों, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात किसने की है? प्लूटो ने। ठीक है, अब आपसे जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए व्यक्तित्व विकास के समर्थक कौन है या फिर संस्थापक कौन है? तो वहाँ पर आपको आंसर देना होगा प्लेटो। ठीक है, प्लूटो। समझ बच्चों, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। शिक्षा है, शिक्षा क्या है? यानी कि एक सामान्य प्रक्रिया, विद्यालयी ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया या फिर एक सामान्य विधि है। यानी कि एजुकेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस लिमिट टू स्कूल नॉलेज या फिर लाइफ लॉन्ग एक्टिविटीज या फिर डी है आपका अ जर्नल मेथड। तो यहाँ पर सही जवाब इसका हो जाएगा शिक्षा एक
जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा का कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इस टाइम तक आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। जब तक आप में जान है तब तक आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, तो शिक्षा की कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसको आप कभी भी ग्रहण कर सकते हो। इसीलिए आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 100 ईयर की दादी ने या हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिया, बीए किया, एमएससी की, ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं कई तरह तरह के। तो बहुत सारी एज में भी जाकर के लोग पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई का, शिक्षा का कोई भी एक टाइम नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आप में जान रहेगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है सामाजिक शिक्षा, बी समुदाय का प्रभाव, और सी विद्यालय पाठ्यक्रम, यहाँ पे डी राज्य का प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका निम्नलिखित में से नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका डी। ठीक है, विद्यालयी पाठ्यक्रम जो एक नियमित तरीके से चलता रहता है। ठीक है, विकास के अंतर्गत आता है। नियमित शिक्षा जो होती है वो हमेशा विकास के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, विकास के अंतर्गत आती है। विद्यालयी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियमित शिक्षा आती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल करिकुलम इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ जनरल एम ऑफ एजुकेशन? अगली कक्षा में प्रवेश, डिग्री प्राप्त करना, या फिर व्यक्ति का विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सामान्य शिक्षा का उद्देश्य होता है सीधा सा आपका व्यक्तित्व का विकास होना। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। यानी कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल या फिर जनरल, नॉर्मल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है बच्चों, इंडिविजुअल एजुकेशन भी इसको बोल सकते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए मैकाइवर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी पंडित नेहरू, और डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यानी शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के बारे में बात की थी पंडित नेहरू ने, तो शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये किसने कहा था? पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? कला, विज्ञान, शिक्षा, या फिर वाणिज्य?
यानी कि व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ नेशनल यूनिटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका शिक्षा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एजुकेशन। एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जो हमें एक कर सकता है, हमारी राष्ट्रीय एकता को बचा सकता है, यानी कि बचा सकता है या फिर सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अगर शिक्षा नहीं होगी तो राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे पहले भंग हो जाएगी। इसलिए एजुकेशन राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही मुख्य कारण है, मुख्य आधार है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा नियम शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। 39 क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है आपके स्कूल, पुस्तकालय, धर्म या फिर शिक्षण विधि। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर रेगुलर एजुकेशन। इनमें से रेगुलर एजुकेशन के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है, ये आपसे पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आंख बंद करके आप, ये तो आपको पता ही होगा, डी रिलीजन। रिलीजन रेगुलर शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, धर्म। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्कूल, पुस्तकालय और शिक्षण विधि ये सभी नियमित शिक्षा के स्रोत हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन गया, बताइए नियमित शिक्षा के स्रोत कौन से हैं। तो स्कूल, पुस्तकालय और शिक्षण विधि ये आ सकते हैं ऑप्शन में, और धर्म भी हो। ऑप्शन चारों यही हो। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, ये पूछ ले, तो यहाँ पर डी सी ऑप्शन आप आंसर दे देना उस कंडीशन में भी। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शन है आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक या फिर क्रियात्मक या फिर उपर्युक्त सभी। यानी कि द अकॉर्डिंग टू विच पर्पज ऑफ टीचिंग करिकुलम प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक और क्रियात्मक, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी कि पर्पज ऑफ टीचिंग कैरिकुलम प्रिपरेशन के लिए, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्माण के लिए शिक्षण के लिए आवश्यकता है ज्ञानात्मक तरीके से भी और भावात्मक तरीके से व क्रियात्मक, ये तीनों ही होना चाहिए, तभी आप शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। तो ऑल ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, डी। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ये 40 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ये इंग्लिश में है। ठीक है, और इसका PDF आपको मैंने बता ही दिया है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे मिलेगा आपको 1 अप्रैल के बाद। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, द मिशन टीचर के नाम से है, मिशन टीचर के नाम से है। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में, अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपके अच्छे से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, हम लोग आपको मिलते हैं अगली क्लास में। आप तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू बच्चों।